दोस्तों यह है दक्षिणी प्रशांत महासागर में मौजूद एक आइलैंड। इस आइलैंड के ऊपर सिर्फ एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड यूं तो एक आइलैंड नेशन है, आइलैंड भी बहुत बड़ा नहीं है, पर न्यूजीलैंड की जियोग्राफी ऐसी है कि ये किसी महाद्वीप की तरह लगता है। यहाँ पर आपको पहाड़, झरने, जंगल वो सब मिल जाता है जो किसी बड़े महाद्वीप पर पाया जाता है। न्यूजीलैंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक इसका नॉर्दर्न हिस्सा जहाँ पर इस देश की 70 से 80% आबादी रहती है और इसमें भी 50% आबादी केवल ऑकलैंड शहर में रहती है। तो क्या फिर पूरा बचा न्यूजीलैंड खाली है? इसका जवाब है हाँ। आंकड़े भी यही बताते हैं कि बेस्ट नेचुरल फूड, नेचुरल रिसोर्सेज, ऑर्गेनिक फूड और बहुत ज्यादा डेवलप होने के बाद भी न्यूजीलैंड का 80% एरिया खाली पड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतना डेवलप होने के बाद इस देश का ज्यादातर हिस्सा खाली क्यों रह गया? क्या रीजन है कि अमेरिका और यूके जैसी डेवलपमेंट होने के बाद भी लोग यहाँ नहीं रहना चाहते? क्या कोई प्रॉब्लम इस देश के कानून में है या फिर कोई डीप रूटेड प्रॉब्लम है जिससे न्यूजीलैंड पूरी दुनिया से छिपा हुआ है? चलिए आज की वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड की आबादी लगभग 50 लाख है और एरिया 2,68,710 स्क्वायर किलोमीटर है। आपको बता दें कि इतनी आबादी तो हमारे इंडिया के बहुत सारे शहरों में आपको मिल जाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड जरा हटके है। ज्यादातर पहाड़, झरनों और समुद्र से घिरे इस आइलैंड नेशन के पास बहुत बड़ा एरिया है जहाँ ये बहुत से बड़े बड़े शहर बसा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ चंद शहर ही मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट से अलग होना, यानी एक आइलैंड नेशन होना। दोस्तों जहाँ भारत, चीन, रूस, यहाँ तक कि अमेरिका भी किसी न किसी देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, न्यूजीलैंड किसी भी देश के साथ अपने बॉर्डर को नहीं शेयर करता। न्यूजीलैंड के सबसे करीब ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी न्यूजीलैंड से इतना ज्यादा दूर है जितना इंडिया देश से फिलिस्तीन देश की दूरी है। इतनी दूरी होने के बावजूद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे का पड़ोसी माना जाता है क्योंकि इनके आसपास और कोई भी देश नहीं मौजूद है और इसीलिए न्यूजीलैंड पहुंचना बहुत आसान नहीं है। ज्यादातर बड़े और डेवलप देश चाहे एशिया के हों, यूरोप के हों या फिर अमेरिका के हों, उन्हें न्यूजीलैंड पहुंचने के लिए फ्लाइट लेनी पड़ेगी जो कि 18 से 22 घंटे की होती है और अर्थ की कुछ सबसे लंबी फ्लाइट्स होती हैं। और ये भी एक वजह बन जाती है न्यूजीलैंड में कम आबादी होने की, लोग उसे अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखते। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि अब जब यहाँ पर कोई जाने का मन ही नहीं बनाता तो हिस्ट्री में वो कौन से इंसान रहे होंगे जो यहाँ पर आए होंगे? भला यहाँ पर आबादी कैसे बढ़ी? दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का मानना है कि तकरीबन 1300 BC में न्यूजीलैंड पर इंसानों ने कदम रखा था। ये वही लोग थे जिन्होंने इस जगह को सबसे पहले खोजा था। आज हम इन्हें माओरी आदिवासी कहकर बुलाते हैं। हालांकि माओरी लोगों के टेक्स्ट्स के मुताबिक उन्होंने 1300 BC नहीं बल्कि उससे भी 500 साल पहले न्यूजीलैंड को ढूंढ लिया था। इन लोगों के मुताबिक एक कूपे नाम का माओरी फिशरमैन था जो सबसे पहले इस आइलैंड पर पहुंचा था। ये तब मछलियां पकड़कर अपने साथियों के साथ गुजारा करता था और उनके खाने की जरूरत पूरी करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उन छोटे आइलैंड्स के करीब मछलियां मिलना मुश्किल हो गईं और तब इन्होंने एक लंबी दूरी तय की और दूसरे आइलैंड पर पहुंचने की कोशिश की। तब इन्हें न्यूजीलैंड मिला। ये आइलैंड भले ही छोटा था पर यहाँ की ज्योग्राफी किसी महाद्वीप से कम नहीं थी। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, बड़े जंगल थे और खाने के लिए, रहने के लिए बहुत बड़ी जगह भी थी। और इसी के साथ माओरी लोग न्यूजीलैंड में बसना स्टार्ट हो गए। लेकिन जैसे जैसे दुनिया डेवलप हुई ये पूरी दुनिया से कटे हुए थे और एक आदिवासी की जिंदगी गुजार रहे थे। इनफैक्ट दुनिया को न्यूजीलैंड के बारे में पता ही नहीं था, न इसके ऊपर कोई आक्रमण हो रहे थे। लेकिन फिर आई 17वीं शताब्दी, तब यूरोप के लोग पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे और अलग अलग जगहों को कॉलोनाइज कर रहे थे। इसी दौरान यूरोपियंस को सबसे पहले एक बहुत बड़े महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता चला। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनाइज किया और उसके बाद इन्हें न्यूजीलैंड भी मिल गया। ईयर 1769 में काफी फेमस एक्सप्लोरर जेम्स कुक ने इस आइलैंड पर कदम रखा। तब ब्रिटिश आर्मी और माओरी लोगों के बीच एक जंग भी हुई जिसमें कई ब्रिटिश ऑफिसर्स और बहुत सारे माओरी लोगों की जान भी गई। हालांकि माओरी लोगों ने कैप्टन जेम्स को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब न्यूजीलैंड और यहाँ की खूबसूरत जियोग्राफी के बारे में ब्रिटिशर्स और पूरी दुनिया को पता लग चुका था और ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे। इसीलिए 18th सेंचुरी में वो एक बार फिर से न्यूजीलैंड आए एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। इन्होंने इस बार बहुत सारे गिफ्ट और तोहफे से माओरी लोगों को
ललचाया और इनके साथ स्मार्टली डील करते हुए यहाँ पर अपनी कॉलोनी को बसा दिया। शुरुआत में ये न्यूजीलैंड के पोर्ट्स के जरिए बिजनेसेस को कर रहे थे और इनके रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे, लेकिन फिर नतीजा ये हुआ कि चंद दशकों में ही इन्होंने पूरे न्यूजीलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। ईयर 1840 में न्यूजीलैंड और माओरी लोगों के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसमें कहा गया कि न्यूजीलैंड और माओरी ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हैं। ये वो दौर था जब माओरी लोगों की आबादी केवल 2 लाख तक सीमित थी। खैर धीरे धीरे यहाँ पर ब्रिटिशर्स की आबादी बढ़ने लगी और माओरी लोगों की आबादी और भी ज्यादा कम हो गई। 19th सेंचुरी आते आते माओरी लोगों को ये एहसास हो चुका था कि ट्रीटी के जरिए उन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है। नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 1500 सालों से माओरी लोग जिस दूर न्यूजीलैंड में सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, आने वाले 40 सालों तक ये वार का ऐसा गढ़ बन गया कि यहाँ पर सिर्फ वायलेंस ही देखने को मिला। न केवल बहुत सारे ब्रिटिशर्स बल्कि बहुत सारे माओरी लोगों ने भी अपनी जान गंवाई। माओरी लोगों ने इतनी ज्यादा जान गंवाई थी कि इनकी गिरती पॉपुलेशन को बचाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। लेकिन फिर धीरे धीरे इनके बीच लड़ाई खत्म हो गई और ब्रिटिशर्स ने भी माओरी लोगों को सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया और न्यूजीलैंड तेजी से डेवलप होना स्टार्ट हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि सारे के सारे प्रोजेक्ट न्यूजीलैंड के उत्तरी हिस्से में ही हो रहे थे, जिसे आज ये लोग नॉर्दर्न साइड कहते हैं, और इसीलिए न्यूजीलैंड की 70 से 80% पॉपुलेशन आज भी नॉर्दर्न साइड में ही रहती है। मगर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों इसके पीछे भी ज्योग्राफी है। नॉर्थ रीजन में भले ही यहाँ लोग आसानी से रह लेते हैं, लेकिन जो इसका दक्षिणी हिस्सा है वहाँ बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस के साथ साथ बहुत ड्राई लैंड और रफ टेरेन्स देखने को मिलती है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल है, खेती करना भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ की जमीन अनफर्टाइल है। और इसी के चलते यहाँ पर एक नॉर्मल रास्ता बनाने में भी प्रॉब्लम आती थी। यहाँ का जो ईस्टर्न हिस्सा है वहाँ पर भी काफी अनफर्टाइल जमीन होने के साथ साथ वॉल्केनोज भी देखने को मिलती हैं, जिनके फटने से लोगों और उनके रिसोर्सेज को खतरा हो सकता है। दोस्तों जब माओरी लोगों की आबादी तेजी से घटने लगी और ब्रिटिशर्स की आबादी बढ़ने लगी तो यहाँ के कानून में और भी बदलाव किए गए, जिससे न्यूजीलैंड में नॉन यूरोपियंस लोगों की एंट्री भी अलाउ कर दी गई। और इसके बाद इंडिया, चीन, फिलीपींस जैसे देशों से भी लोगों ने न्यूजीलैंड में जाकर रहना स्टार्ट किया और यहाँ की आबादी में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। आज न्यूजीलैंड में न सिर्फ आपको इमिग्रेंट्स देखने को मिलेंगे बल्कि एक ऐसा देश है जहाँ आपको हर तरह के रिलीजन और हर तरह की एथनिसिटी के लोग देखने को मिल जाएंगे। न्यूजीलैंड की आबादी में महज 17% आबादी अब माओरी लोगों की है, जो तकरीबन 2000 सालों से इस आइलैंड पर आदिवासियों की तरह रह रहे थे, और बाकी की आबादी में 67.8% यूरोपियंस हैं। इसके अलावा एशियंस और मिडिल ईस्ट के लोग भी अब यहाँ रहते हैं। लैंड की कमी के चलते आने वाले फ्यूचर में न्यूजीलैंड को ओवर क्राउडिंग का सामना न करना पड़े, इसलिए यहाँ की सरकार ऑकलैंड के पास बहुत से लोगों को वाइकाटो में शिफ्ट कर रही है ताकि बढ़ती आबादी के साथ रिसोर्सेज की कमी न पड़े। आज भले ही न्यूजीलैंड का एक बड़ा पोर्शन खाली है, लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि ये इतना खाना पैदा कर लेता है कि दूसरे देशों को अब एक्सपोर्ट कर रहा है। इस देश की ज्यादातर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने पर चलती है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रासलैंड होने की वजह से यहाँ भेड़, बकरियों और मवेशियों की जरा भी कमी नहीं है। क्योंकि न्यूजीलैंड में जहाँ इंसानों की आबादी महज 52 लाख है, लेकिन इस देश में भेड़ बकरियों का आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुंच जाता है, और इसी वजह से इस देश का ज्यादातर रेवेन्यू शीप वूल और मटन मीट एक्सपोर्ट से आता है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड का 95% मीट केवल बाहरी देशों में बेच दिया जाता है, 5% का ही वो खुद इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इससे ये बात साफ हो जाती है कि न्यूजीलैंड में अगर ये आबादी बहुत ज्यादा बढ़ भी जाए फिर भी यहाँ पर खाने की कमी फिलहाल नहीं होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।